Good morning, Kashish. Good morning, everyone. Good morning, Kamini. Good morning, Krishna. Good morning, Kanishka. Good morning, Uttashna. Good morning, Shivani. Good morning, Akhila. Good morning, Ajay. Good morning, Good Madhu. morning, sir. Good morning. अखिला, आप रेगुलर क्यों नहीं हो? कभी आ रहे हो आप, कभी नहीं आते हो। अखिला, टेस्ट दे रहे हो आप? कल नहीं दिया? क्यों नहीं दिया भाई? लाइट नहीं आ रही थी दिन भर। भाई फोन को चार्ज करके थोड़ा सा बचा के रख लो। 20-25 मिनट की चार्जिंग अगर आप बचा लोगे तो आप आराम से टेस्ट दे पाओगे। और 25-30 मिनट से ज्यादा का वो टेस्ट होता नहीं है। मैं इतना सारा टाइम दे देता हूँ आपको, लेकिन वो इतना बड़ा टेस्ट होता नहीं है। ठीक है? क्योंकि मेरे पास जो रिस्पॉन्सेज हैं अच्छे अच्छे मार्क्स वाले, मतलब जैसे कल जैसे 40 कितना 50 मार्क्स का था, तो लाइक 40+ का रिस्पॉन्स मेरे पास ऐसी 20 या 25 मिनट में आ गया था। तो इतना टाइम आपने लगाना नहीं होता। कोशिश ये करा करो, जितनी जल्दी टेस्ट करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है? अब ऐसे एक दिन मैंने लिविंग वर्ल्ड का टेस्ट आपको दिया था, तो कह रहे थे कि टाइम कम था, जिसमें 39 क्वेश्चन थे आई थिंक। उसमें 30 मिनट्स दिए थे। तो देखो वहां पर भी टाइम इतना ही होगा आपको, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले पोर्शन के लिए टाइम बचाना होता है। तो बायो का पोर्शन ऐसा होता है कि रीड करा और जल्दी से आंसर टिक करा और आगे बढ़ गए। ठीक है? यहाँ इतना सोचना नहीं होता है। तो इस चीज का ध्यान रखो। और आज शाम को भी जो टेस्ट होगा वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 3 होगा। ठीक है? ये लास्ट पार्ट है, आपके 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। तो चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इस वजह से इसमें ज्यादा क्वेश्चंस हैं। ठीक है? और बाकी प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम रिवाइज करके रखो, इसके बाद उन्हीं का नंबर है। तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के लिए आपको वैसे ही काफी दिन मिल गए, तो कोई ये मत बोलना कि इतना बड़ा चैप्टर था और फिर हमने पढ़ा नहीं। तो मैं आपको काफी दिन से ये चीज पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है? बस 1 मिनट रुको, मैं पीडीएफ ओपन कर लूँ। अब जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चंस आपने नहीं करे हैं वो अपने देख लो, उसको फिर हम अभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? क्योंकि इसके सारे क्वेश्चंस हमने नहीं करे थे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और सॉलिड के कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं।
बायो के डाउट्स अभी बताता हूँ भाई, थोड़ा सा और रुक जाओ, ठीक है। उस चैप्टर को आने से पहले पहले मैं बता दूंगा जब उसका टेस्ट होगा। ठीक है, पीडीएफ दिख रही है सभी को स्क्रीन पे? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, बस एक मिनट रुको। कल 26 लोगों ने टेस्ट दिया है, 26 है पता नहीं 25। और किसने टेस्ट नहीं दिया था कल अभी जो यहाँ पर है? दीक्षा आपने दिया था? यस सर। अजय आपने दिया था? नो सर, मैंने कल नहीं दिया था। और हो कहाँ इतने दिन से? सर दे रहा था रेगुलर, कल ही नहीं दिया। नहीं, क्लास में भी नहीं थे शायद? ये सर कल क्लास में नहीं था। परसों भी नहीं थे शायद? नहीं सर, परसों था। अच्छा, रेगुलर यस आओ सर। तो रेगुलर टेस्ट दो, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, फिर टेस्ट को प्लीज सीरियसली दो। और एक और बात है कि टेस्ट जब आप दे देते हो, सबमिट कर देते हो, तो उसमें आपको आंसर्स पता चल जाते हैं कि भाई कौन से राइट आंसर्स है, कौन से रॉन्ग आंसर्स है। तो जो आपने गलत किए होते हैं तो एटलीस्ट उसको एक बार देख लिया करो कि मैंने कौन सा क्वेश्चन गलत किया और मेरे को कौन सा क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। क्योंकि टेस्ट देने का मतलब ये नहीं कि खाली अटेम्प्ट करके छोड़ दिया, उसका मतलब ये होता है कि जो चीज आपको नहीं आ रही है थोड़ा बहुत आप उससे सीख रहे हो। तो टेस्ट देके एक बार थोड़ा सा एनालिसिस कर लिया करो, 5-10 मिनट लगा के सारे क्वेश्चंस को देखकर। और क्योंकि मेरे पास लाइक एक दो लोगों के मैसेज आते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं थे या ये क्वेश्चन गलत था, और किसी का आता ही नहीं है, मतलब और कोई देखता ही नहीं है फिर टेस्ट देने के बाद। क्योंकि टेस्ट देने के बाद देखोगे तभी तो कुछ पता लगेगा कि हाँ टेस्ट में ये चीज गलत थी। ठीक है, तो टेस्ट को एनालाइज कर लिया करो, वो खाली ऐसी देने के लिए नहीं है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो इसको थोड़ा एनसीईआरटी से देख लेते हैं पूरा पूरा। तो इस चैप्टर में हम लोग लाइक फ्लूइड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले चैप्टर में हमने किसके बारे में पढ़ा था? सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था। इसमें हम पढ़ेंगे फ्लूइड्स के बारे में। तो फ्लूइड्स जो होते हैं, ये मैंने पहले भी एक बार क्लास में बताया था। फ्लूइड्स का मतलब होता है ऐसी चीज जिसके पास टेंडेंसी हो फ्लो करने की, ठीक है, टेंडेंसी टू फ्लो। अब टेंडेंसी फ्लो करने की किस किस के पास होती है? एक तो आपका लिक्विड के पास होती है और एक आपका गैस के पास होती है। तो लिक्विड और गैस यहाँ पर दोनों ही ऐसे जो ये आपके मतलब मैटर है, मतलब फॉर्म्स ऑफ मैटर, ये दोनों ही आपके फ्लूइड्स के अंदर आ जाते हैं। तो एक हो गया आपका सॉलिड और एक होगा आपका फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स में आपका लिक्विड प्लस गैस दोनों आ जाता है। अगर मैं लिक्विड की बात कर रहा हूँ तो उसे भी फ्लूइड्स में रखेंगे, और गैस की बात कर रहा हूँ तो उसे भी हम फ्लूइड्स में रखेंगे, क्योंकि फ्लूइड्स का मतलब होता है एनीथिंग दैट हैज टेंडेंसी टू फ्लो, ठीक है। तो इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। लिक्विड एंड गैसेस कैन फ्लो एंड देयरफॉर आर कॉल्ड फ्लूइड्स, ठीक है। तो लिक्विड एंड गैसेस जो है वो फ्लो कर सकते हैं, इस वजह से उनको फ्लूइड्स कहते हैं। इट इज दैट प्रॉपर्टी दैट डिस्टिंग्विशेस लिक्विड्स एंड गैसेस फ्रॉम सॉलिड्स इन अ बेसिक वे। Fluids are everywhere around us. Earth has an envelope of air and 2/3 of its surface is covered with water. तो फ्लूइड जो देखो हर जगह है। हमारा जो धरती का सरफेस है वो 2/3 हिस्सा जो है पानी से भरा हुआ है। ओशियंस है, बड़े बड़े महासागर है, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारा एटमॉस्फेयर है पूरा एयर का एक एनवेलप है। तो आप देख सकते हो पूरे हमारे एनवायरमेंट में, पूरे हमारे अर्थ में कितना ज्यादा फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। तो वाटर इज नॉट ओनली नेसेसरी फॉर आवर एग्जिस्टेंस, एवरी मेमेलियन बॉडी कंसिस्टेड मोस्टली ऑफ वाटर। हमारी जो बॉडी बनी बनी होती है वो भी आपको पता है पूरी की पूरी लगभग पानी से बनी है। So all the processes occurring in living beings, including plants, are mediated by fluids. Thus, understanding the behavior and properties of fluid is important.
ठीक है। तो फ्लूइड मतलब ये है कि खाली नेचर में ही नहीं है, मतलब हमारे लिविंग बॉडीज के अंदर भी है। हमारे अंदर जो जितनी रिएक्शंस चल रही हैं वो भी फ्लूइड मीडियम में चल रही हैं। ठीक है, ब्लड फ्लो कर रहा है हमारी बॉडी में, वो भी एक तरीके का फ्लूइड है। और सारी की सारी चीजें ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है हमारी बॉडी में, तो वो भी एक फ्लूइड है। तो इसलिए फ्लूइड की प्रॉपर्टी पढ़ना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, हाउ आर फ्लूइड्स डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड। तो व्हाट इज कॉमन इन लिक्विड एंड गैसेस, अनलाइक अ सॉलिड अ फ्लूइड हैज नो डेफिनिट शेप ऑफ इट्स ओन। तो फ्लूइड की क्या होती है, कोई भी डेफिनिट शेप नहीं होती, ये हमने केमिस्ट्री में भी देख लिया था। ठीक है, फ्लूइड के पास कोई भी डेफिनिट शेप नहीं होती, फ्लूइड जिस कंटेनर में होता है वो उसकी शेप ले लेता है। और सॉलिड एंड लिक्विड हैव अ फिक्स वॉल्यूम। तो सॉलिड और लिक्विड के पास फिक्स वॉल्यूम होती है, लेकिन गैस के पास फिक्स वॉल्यूम नहीं होती। गैस, अगर आप एक कमरे में 1 किलो गैस रख दो या एक बड़े से हॉल में 1 किलो गैस रख दो, तो जब आप एक बड़े से हॉल में रखोगे तो पूरी 1 किलो गैस पूरी फैल जाएगी पूरे हॉल में, मतलब वॉल्यूम पूरे कमरे का ले लिया। और उसी तरीके से एक छोटे कमरे में उसको रख दो तो वहां का वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है। तो सॉलिड और लिक्विड में आपका फिक्स वॉल्यूम होता है, और फ्लूइड में कोई भी शेप नहीं होता, यानी कि लिक्विड और गैसेस में कोई भी उनका शेप नहीं होता, वो कंटेनर का शेप ले लेते हैं। वेयर अ गैस fills the entire volume of its container. We have learned in the previous chapter that the volume of solids can be changed by stresses. ठीक है। तो प्रीवियस चैप्टर में जैसे हमने बल्क स्ट्रेस की बात करी थी, तो वॉल्यूम जो सॉलिड का चेंज किया जा सकता है स्ट्रेस अप्लाई करके। The volume of solid, liquid or gas depends on the stress or pressure acting on it. When we talk about fixed volume of solid or liquid, we mean its volume under atmospheric pressure. ठीक है। तो जब भी हम फिक्स्ड वॉल्यूम की बात कर रहे होते हैं किसी भी सॉलिड या लिक्विड की, तो हम उसके वॉल्यूम की बात कर रहे होते हैं अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। अब इस चीज का मतलब क्या है कि कोई भी चीज अगर एनवायरनमेंट में खुली रखी है, तो उसके ऊपर जो यहाँ पर प्रेशर पड़ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, या जो उसके ऊपर एनवायरनमेंट का कॉलम है उसका प्रेशर पड़ रहा है। मतलब ये है कि जैसे आपके सामने मान लो अगर कोई टेबल रखी है एंड उस टेबल पे आपने इस तरीके का कोई एक बॉक्स रख दिया, तो ये बॉक्स रखने का मतलब ये है कि इसके ऊपर जो ये पूरा एनवायरनमेंट है, यानी कि एयर का जो प्रेशर है, वो एयर का प्रेशर इसको इसको तीनों तरफ से लग रहा है। मतलब नीचे तो चलो टेबल है, ठीक है, नीचे मान लो टेबल है, और बाकी चारों तरफ से बाकी या जितनी भी साइड्स हैं इसकी, जितने भी फेसेस हैं, वहां पर क्या लग रहा है, एयर का प्रेशर लग रहा है। तो एयर की प्रेशर की वजह से जो उसका वॉल्यूम डिफाइन हो चुका है वही उसका फिक्स वॉल्यूम है। ठीक है। तो वो आपका किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है। द डिफरेंस बिटवीन गैसेस एंड सॉलिड्स और लिक्विड इज दैट फॉर सॉलिड्स और लिक्विड्स द चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू चेंज इन एक्सटर्नल प्रेशर इज रेदर स्मॉल। ठीक है। तो क्या होता है, मतलब गैसेस में तो क्या है कि आप थोड़ा सा प्रेशर लगाओगे गैसेस कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन हम बात करते हैं अगर सॉलिड या फिर लिक्विड की, तो वहां पे एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से जो यहाँ पर चेंज होता है किसमें, वॉल्यूम में, वो काफी स्मॉल होता है, काफी छोटा होता है, यानी कि नेग्लिजिबल, आपको दिखता ही नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा, आप पानी अगर ले लो एक ग्लास के अंदर एंड उसको उसको प्रेशर लगा के आप कंप्रेस करने की कोशिश करोगे तो नहीं होता है वो, या नेग्लिजिबल अमाउंट में होगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन गैसेस के पार्टिकल्स इतने दूर दूर होते हैं कि आप उनको इजीली कंप्रेस कर सकते हो। तो लिक्विड में भी नहीं कर सकते, सॉलिड में भी नहीं कर सकते। सॉलिड में भी जो है काफी कम रहता है आपका कंप्रेशन जो होता है। ठीक है। तो इन अदर वर्ड, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैव मच लोअर कंप्रेसिबिलिटी एज कंपेयर टू गैसेस। shear stress can change the shape of a solid keeping its volume fixed. तो shear stress हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। shear stress में क्या करते थे हम लोग, जैसे हमने एक क्यूबॉइड ले लिया, एक सिलेंडर ले लिया, उसका नीचे का एक फेस को फिक्स कर दिया, और ऊपर वाले एंड से क्या कर रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का हमने पढ़ा था। ये इस तरीके का मान लो कोई सिलेंडर सरफेस है, सपोज इसको मैंने नीचे से क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है, और आप यहाँ क्या कर रहे हो, इस पे फोर्स लगा रहे हो, तो इसका जो ओरिएंटेशन है वो ऐसे चेंज हो जाएगा। नीचे का तो फिक्स रहा, लेकिन ऊपर का जो वो चेंज हो गया। तो यही क्या था, आपका shear stress है। तो shear stress can change the shape of a solid keeping its volume fixed. तो shear stress के केस में वॉल्यूम आपका फिक्स रहता है, सिर्फ उसकी शेप चेंज होती है या उसकी ओरिएंटेशन चेंज होती है। The key property of fluid is that they offer very little resistance to shear stress. Their shape changes by application of very small shear stress. तो यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, फ्लूइड्स की, तो फ्लूइड्स के केस में जो shear stress लगता है, वो shear stress मतलब जो अफेक्ट डालता है वो बहुत ही कम डालता है। ठीक है। तो इज दैट दे ऑफर वेरी लिटिल रेजिस्टेंस। ठीक है, देयर शेप चेंजेस बाय एप्लीकेशन ऑफ वेरी, सॉरी मतलब ऐसा होता है कि शियर स्ट्रेस के मतलब अगर हम लगा रहे हैं किसके केस में, फ्लूइड्स के केस में, तो फ्लूइड्स जो है वो ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं दिखा पाते और इजीली क्या करते हैं, इजीली उनकी शेप जो चेंज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि क्या है कि अगर आप मान लो कोई लिक्विड ले रहे हो, एंड लिक्विड में क्या होती है, लेयर बाय लेयर एक कोई लिक्विड है, ठीक है, उसमें काफी सारी लेयर्स रहती हैं,
तो लेयर्स में क्या है कि अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर लेयर पे शेयर स्ट्रेस लगाओगे तो वो लेयर क्या करेगी, आगे को मूव कर जाएगी, ठीक है। द शेयरिंग स्ट्रेस ऑफ फ्लूइड इज अबाउट मिलियन टाइम्स स्मॉलर देन दैट ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो फ्लूइड्स का जो यहाँ पर शेयर स्ट्रेस रहता है वो आपका मिलियन टाइम छोटा रहता है किससे, फ्लूइड्स के कंपैरिजन में। यानी कि आप थोड़ा सा शेयर स्ट्रेस किसी फ्लूइड में लगा रहे हो और थोड़ा सा शेयर स्ट्रेस अगर आप सॉलिड में लगा रहे हो तो फ्लूइड के केस में ज्यादा वहां पर चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट है प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है, तो जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में उसके बारे में पढ़ा था, थ्रस्ट के बारे में। तो थ्रस्ट क्या होता था, हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स होता था। डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब कि ऐसा कोई फोर्स जो किसी पर्टिकुलर एरिया पे लग रहा है और उसका शेप या फिर साइज को अगर चेंज कर दे तो उसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते थे या फिर थ्रस्ट कहते थे, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो उसी तरीके से हमारे पास प्रेशर होता है। तो प्रेशर का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर फोर्स अगर आपकी किसी भी सरफेस के ऊपर लग रहा है या किसी भी एरिया के ऊपर लग रहा है तो उसे हम प्रेशर कह देते हैं। और प्रेशर का फॉर्मूला भी सेम ही होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो अब यहाँ लिखा है अ शार्प निडल व्हेन प्रेस्ड अगेंस्ट आवर स्किन पियर्सेस इट, यानी कि अगर हम एक पतली सी सुई लेते हैं और उसको अपनी स्किन पर अगर उसको हम दबाते हैं, स्किन पर लगा के उसको प्रेस करते हैं तो वो स्किन को चीर कर अंदर चली जाएगी, ठीक है। आवर स्किन हाउएवर रिमेन्स इंटैक्ट व्हेन अ ब्लंट ऑब्जेक्ट विद अ वाइडर कॉन्टेक्ट एरिया say the back of a spoon is pressed against it with the same force। मतलब ये कि अगर मान लो स्किन पर हम अब निडल की जगह क्या कर रहे हैं, एक चम्मच ले रहे हैं, उस चम्मच का बैक वाला जो साइड है उससे हम क्या कर रहे हैं, अपने हाथ पर प्रेशर लगा रहे हैं या प्रेस कर रहे हैं, तो हमारे उस पर हाथ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इंटैक्ट रहेगा वो। ब्लंट ऑब्जेक्ट मतलब जिसका एरिया ज्यादा है, और शार्प ऑब्जेक्ट मतलब जिसका एरिया बहुत कम है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इफ एन एलिफेंट वर टू स्टेप ऑन अ मैन्स चेस्ट हिज रिब्स वुड क्रैक। अगर एलिफेंट जो है वो किसी इंसान के चेस्ट पर अगर चढ़ जाएगा तो उसकी सारी जो हड्डियां हैं वो टूट जाएंगी। अ सर्कस परफॉर्मर अक्रॉस हुज चेस्ट अ लार्ज लाइट बट स्ट्रॉन्ग वुडन प्लैंक इज प्लेस फर्स्ट इज सेव्ड फ्रॉम दिस एक्सीडेंट। तो क्या होता है, सर्कस की इन्होंने कहानी बताई कि वो अगर मान लो सर्कस में कोई आदमी है, वो अपने ऊपर हाथी का पांव रखवा रहा है, तो वो सबसे पहले क्या करता है, उसके ऊपर एक वुडन प्लैंक रखवाता है। अब ये वुडन प्लैंक इसलिए रखवाता है क्योंकि वुडन प्लैंक रखवाने से एरिया जो है वो बढ़ जाता है, एंड एरिया बढ़ने से क्या होता है, प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। क्योंकि देखो फोर्स का जो फॉर्मूला, सॉरी प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो एरिया जितना ज्यादा प्रेशर उतना कम, क्योंकि प्रेशर और एरिया के अंदर जो रिलेशन है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको सबसे अच्छा इसका एग्जांपल बताऊं कि अगर आप एक अंडा लेते हो और उस अंडे के ऊपर, इसके ऊपर अगर आप क्या रख देते हो, अपना पैर रख देते हो, ठीक है। इस अंडे के ऊपर आपने अगर अपना पैर रख दिया तो ये अंडा क्रैक हो जाएगा, ये फूट जाएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपने काफी सारे अंडे यहाँ पर ले लिए इस तरीके से, ठीक है। नीचे नहीं, मतलब एक ही लाइन ली आपने अंडे की, और उसके ऊपर मान लो वो जो अंडे की ट्रे में, ये सपोज ये वाले जो अंडे हैं वो इस तरीके से ऐसे रखे हुए हैं, इस तरीके से, और इसके ऊपर आपने एक और ट्रे जो है वो रख दी, जो अंडे की ट्रे होती है उसको रख दी इसके ऊपर, और अब आप इसके ऊपर खड़े हो रहे हो तो अंडे शायद नहीं फूटेंगे। अब इससे हो क्या रहा है, क्योंकि आपने एरिया को बढ़ा दिया, फोर्स अभी भी उतना ही लग रहा है, फोर्स आपने फिक्स रखा हुआ है, फोर्स आपके पैर का उतना ही है, लेकिन आपने एरिया को बढ़ा दिया तो प्रेशर जो है वो यहाँ पर कम हो जाएगा, जिस वजह से आपके अंडे बच सकते हैं, ठीक है। तो वही कहानी यहाँ पर बताई जा रही है। Such everyday experiences convince us both the force and its coverage area are important. Smaller the area on which the force at, greater is the impact. जितना छोटा एरिया उतना ज्यादा फोर्स का इम्पैक्ट होगा, और जितना ज्यादा एरिया उतना कम फोर्स का इम्पैक्ट होगा। क्योंकि क्या होता है, एरिया जब आप बढ़ाते हो तो फोर्स पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उस एरिया पे, ठीक है। मान लो छोटा सा एरिया है तो छोटे से एरिया पे अगर आप उतना ही फोर्स लगा रहे हो तो उसको ज्यादा फील होगा, लेकिन बड़ा सा अगर आपने एरिया ले लिया तो छोटा सा जो फोर्स होगा वो पूरे एरिया में फैल जाता है। तो पूरे एरिया पे अगर फैल गया और अगर आप हर पॉइंट पे कैलकुलेट करोगे कि छोटा छोटा फोर्स कितना आया है तो वो बहुत कम कम हो जाएगा, ठीक है। दिस इम्पैक्ट इज नोन एज प्रेशर। तो इसी इम्पैक्ट को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। फिर नेक्स्ट है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड एट रेस्ट, ठीक है। मान लो कोई फ्लूइड है, मान लो कोई लिक्विड है जैसे वाटर हो गया, वो रेस्ट पे है, मतलब उसमें कोई भी अंदर मोशन नहीं है, और उसमें आपने क्या करा, किसी ऑब्जेक्ट को डुबा दिया। सबमर्ज का मतलब डुबा देना। द फ्लूइड एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन इट्स सरफेस। तो फ्लूइड क्या करता है, चारों तरफ से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है। दिस फोर्स इज ऑलवेज नॉर्मल टू द ऑब्जेक्ट फोर्स। मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के जितने भी सर्फेसेस होंगे उनके परपेंडिकुलर ये फोर्स लगेगा, यानी कि नॉर्मल लगेगा। This is because this is so because if there were a component of force parallel to the surface, the object will also exert a force on the fluid parallel to it.
ठीक है। अब ये इसलिए होता है कि मान लो अगर कोई यहाँ पर फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट होता, ठीक है, मान लो कोई ऐसा कंपोनेंट होता जो फोर्स के पैरेलल होता, ठीक है, मतलब वो रहा कंपोनेंट ऑफ फोर्स, फोर्स का कोई ऐसा कंपोनेंट होता जो सरफेस के पैरेलल होता, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या करता, उतना ही फोर्स लगाता फ्लूइड के पैरेलल एज अ कंसिक्वेंस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो देखो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये कोई अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मान लो ये पूरा अंदर, सपोज एक वाटर के अंदर हमने इसको सबमर्ज किया हुआ है, तो कहने का मतलब ये है कि मान लो यहाँ से जो फोर्स लग रहा है, चारों तरफ से जो यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा, मान लो इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, तो हर फेस पे क्या लगेगा, परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। अब ये कहना ये चाह रहे हैं कि भाई फोर्स अगर मान लो कोई भी आपका है, पानी के अंदर जो भी फोर्स लग रहा है पानी के मॉलिक्यूल्स की वजह से, तो मान लो अगर इसका कोई ना कोई क्या होता, इसका दूसरा कंपोनेंट होता, वो जो दूसरा कंपोनेंट है, वो दूसरा कंपोनेंट कैंसिल हो जाता फ्लूइड के कंपोनेंट से, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा होता वहां पे। ठीक है, जैसे मान लो ये है, तो सपोज इसका एक कंपोनेंट इधर हो गया, ये फोर्स आपका परपेंडिकुलर नीचे की तरफ इधर लग रहा है, लेकिन एक कंपोनेंट सपोज इधर हो गया फोर्स का, ठीक है, मतलब फोर्स एक्चुअली में इधर की तरफ था, लेकिन उसकी दो कंपोनेंट है, तो परपेंडिकुलर वाला तो ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, लेकिन जो पैरेलल वाला है वो आपका इधर लेफ्ट साइड में लग रहा है। तो ये जो कंपोनेंट है, अब ये कंपोनेंट अगर इधर लग रहा है, तो पानी जो इसके अंदर है, पानी का जो मतलब फोर्स है, यानी कि पानी के जो मॉलिक्यूल है वो भी इधर एक फोर्स लगा रहे होंगे। अब ये इसलिए लगा रहे होंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ की वजह से, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि भाई जितना आप एक्शन डालोगे उतना ही रिएक्शन आपको वापस मिलेगा, तो उतना ही रिएक्शन अगर वापस मिलेगा तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन फोर्स जो इसके ऊपर लग रहा है वो आपका कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की हाइट आपकी पानी के अंदर कितनी है। अगर मान लो ये आपका जो ऑब्जेक्ट है ये पानी के ठीक बीचों बीच में रखा है, तो नीचे वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है वो आपस में कैंसिल हो सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती जाती है, मैं अगर ये लेता हूं और ये मैंने कोई बीकर ले लिया एंड इसमें मेरे पास पानी है, और मैं इसमें अगर दो पॉइंट्स को कंसिडर करता हूँ, एक नीचे है ए पॉइंट और यहाँ पर ऊपर है एक बी पॉइंट, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो मेरा ए पॉइंट पे ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू प्रेशर एट पॉइंट बी, क्योंकि ए वाले पॉइंट पे या ए वाले लेवल पर अगर आप यहाँ पर बात करोगे इस वाले लेवल पे, तो फ्लूइड का इतना बड़ा कॉलम है एच हाइट का, ठीक है, कैपिटल एच हाइट अगर मैं ले लेता हूँ, तो इतना बड़ा कॉलम इस पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है, जिसका फोर्स काफी ज्यादा लग रहा होगा। फोर्स कितना लगेगा भाई, mg लगेगा, मतलब पॉइंट ए के ऊपर जितना टोटल मास है पानी का, और उसको g से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उतना mg फोर्स इस पॉइंट ए पर एक्ट कर रहा होगा। लेकिन इसी यहीं पर अगर हम बी पॉइंट पर बात करेंगे, तो बी पॉइंट पर इतनी हाइट h, मतलब थोड़ी सी हाइट h का जो यहाँ पर ये पानी है वो फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स अगर कम तो प्रेशर भी कम, फोर्स अगर ज्यादा तो प्रेशर भी ज्यादा। इस वजह से जितना ज्यादा हम डेप्थ में जाते रहते हैं पानी के अंदर, उतना ज्यादा पानी का प्रेशर जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो आपने अगर लाइक आपने कुछ न्यूज वगैरह देखी होगी कुछ टाइम पहले, तो एक न्यूज आई थी, लाइक आपने सुना होगा शायद न्यूज में, कि पानी के अंदर जो है मतलब एक छोटी सी सबमरीन जैसी लेके गए थे कुछ लोग, ठीक है, और वो देखने क्या गए थे, जो टाइटैनिक शिप था उसका मलबा देखने गए थे। ठीक है, टाइटैनिक शिप का जो मलबा था उसको खोजने गए थे नीचे, और उनका जो वो था, मतलब वो कैप्सूल में गए थे, इस तरीके का उनका एक कैप्सूल था, तो वो पानी की इतनी गहराई में चले गए थे कि ये जो कैप्सूल था उन्हें पता था कि भाई इस कैप्सूल को कुछ नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ कि पानी का प्रेशर नीचे जाके इतना ज्यादा बढ़ गया कि अंदर का इनका जो प्रेशर था, क्योंकि बाहर से अगर प्रेशर लग रहा है, ठीक है, बाहर से अगर ये प्रेशर लग रहा है तो इस चीज को दबा देगा, तो इस वजह से अंदर से भी प्रेशर मेंटेन करने के लिए अंदर से उनको प्रेशर बढ़ाना पड़ रहा था। लेकिन क्या हुआ कि अंदर जो उनकी डिवाइस थी जो इस प्रेशर को बढ़ा रही थी, वो उनकी खराब हो गई। खराब होने से क्या हुआ कि बाहर इतना ज्यादा प्रेशर था कि यहाँ पर जो हुआ वो क्या हुआ, इम्प्लोजन हुआ। ठीक है, एक आपने पढ़ा होगा एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज होती है वो उसके टुकड़े इस तरीके से दूर जाके फैल जाते हैं, जैसे बॉम्ब एक्सप्लोड करता है, ठीक है, कोई भी बॉम्ब होता है तो जब वो फटता है तो उसके टुकड़े बिखर जाते हैं चारों तरफ। लेकिन इम्प्लोजन में क्या होता है, कोई भी चीज वो श्रिंक हो जाती है, ये होता है प्रेशर की वजह से। ठीक है, तो इसको देखना एक बार, ये न्यूज काफी वायरल हुई थी, आई थिंक 2-3 महीने पहले की न्यूज ये है कि एक कैप्सूल था उसमें इम्प्लोजन हुआ था, इम्प्लोजन करके आप सर्च कर लेना आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसीलिए हुआ था क्योंकि वो समुद्र में इतना नीचे चले गए थे, वहां प्रेशर बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो ये हो गया। एंड उसके बाद नेक्स्ट है, दिस फोर्स इज ऑलवेज नॉर्मल टू द ऑब्जेक्ट सरफेस, दिस इज, ये तो हो गया। ठीक है, as a consequence this forces will cause the fluid to flow parallel to the surface since the fluid is at rest this cannot happen। अगर मान लो फ्लूइड रेस्ट पे तो ये चीज नहीं होगी, लेकिन अगर फ्लूइड मोशन में होती तो फिर आपका फ्लूइड जो वो मूव करने लग जाएगा। ठीक है, और उसके बाद है
The normal force exerted by the fluid at a point may be measured. An idealized form of one such pressure measuring device is shown in figure 9.1b. तो यहाँ पर क्या है कि ये जो नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है आपका फ्लूइड की वजह से किसी भी पॉइंट पे, उसको मेजर किया जा सकता है. इसके लिए इन्होंने एक डिवाइस दिखाई हुई है. इट कंसिस्ट ऑफ एन एवैक्यूएटेड चैम्बर विद अ स्प्रिंग दैट इज कैलिब्रेटेड टू मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन. तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो बी वाला आप जो डायग्राम देख रहे हो, ये इसी डिवाइस की बात कर रहे हैं. ठीक है, ये प्रेशर को मेजर करने के लिए डिवाइस है. अब ये डिवाइस कैसे है, मतलब कि अगर आप इस डिवाइस को मान लो पानी के अंदर डाल देते हो, तो पानी के अंदर जब आप डालोगे, इसके अंदर क्या लगा, ये स्प्रिंग लगा हुआ है. स्प्रिंग लगा है और साथ में इसमें क्या अंदर वैक्यूम है. अब वैक्यूम है तो बेसिकली होगा क्या कि यहाँ पर मतलब जैसी फोर्स लगेगा इस पिस्टन के ऊपर, पिस्टन किसे कह रहे हैं, इसको. ठीक है, ये होता है आपका पिस्टन. और ये बाहर वाला जो चैम्बर है, इसे आप सिलेंडर बोल सकते हो. तो ये सिलेंडर है, उसके अंदर एक पिस्टन लगा है, ये एक अंदर क्या है, स्प्रिंग लगा है. और अंदर क्या किया है इन्होंने, क्रिएट वैक्यूम किया है. तो जैसे जितना इसके ऊपर फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वैल्यू को हम मेजर कर लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ कैलिब्रेशन होगी. कैलिब्रेशन का मतलब ये कि इतना फोर्स लगेगा तो ये जो स्प्रिंग है वो उतना कंप्रेस होगा. ठीक है, उसका कुछ आपके पास एक रिलेशन होगा कि इतने फोर्स लगने पे स्प्रिंग का कंप्रेशन इतना आएगा. तो उसको देखते हुए, कैलकुलेट करते हुए आप फोर्स की वैल्यू अगर पता लगा लेते हो, और एरिया अगर आपको ये पिस्टन का पहले से ही पता होगा कि एरिया हमने कितना लिया है इस पिस्टन का, तो फोर्स अपॉन एरिया अगर आप निकाल लेते हो, तो कहीं पर भी आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इससे, इस डिवाइस से आप प्रेशर को मेजर कर सकते हो. ठीक है, तो ये इन्होंने बताया कि दिस डिवाइस इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द फ्लूइड. फ्लूइड के अंदर इस डिवाइस को रखा जाएगा. द इनवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द पिस्टन इज बैलेंस्ड बाय द आउटवर्ड स्प्रिंग फोर्स एंड इज देयर बाय मेजर्ड. तो ये जो स्प्रिंग लगा है, इस स्प्रिंग का कंप्रेशन होगा. ये स्प्रिंग क्या होगा, कंप्रेस करेगा थोड़ा, और उतना ही कंप्रेस करेगा जितना ज्यादा उस पर फोर्स लग रहा होगा. ज्यादा फोर्स होगा तो ज्यादा कंप्रेस करेगा, थोड़ा फोर्स होगा तो थोड़ा कंप्रेस करेगा. तो जो भी फोर्स की वैल्यू हमें वहां से मिलेगी उसके कंप्रेशन वैल्यू से. ठीक है, जैसे मान लो हमने कह दिया कि भाई इस पे अगर मान लो 500 न्यूटन का फोर्स लगेगा, तो स्प्रिंग का जो कंप्रेशन होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा. ठीक है, सपोज हमने ये कह दिया. तो ये होती है कैलिब्रेशन, कि हमने उस स्प्रिंग को किस तरीके से कैलिब्रेट किया है. अब ये कैलिब्रेशन किसी भी तरीके का हो सकता है. मान लो कोई दूसरा हमारे पास ये वाला है डिवाइस, जिसका कैलिब्रेशन क्या है कि 1000 न्यूटन का फोर्स लगेगा, तब 1 सेंटीमीटर का कंप्रेशन होगा. तो ये कितने सेंटीमीटर का कंप्रेशन यहाँ पर लेंथ में हो रहा होगा स्प्रिंग की, वो हम निकालेंगे, और उसके कंपैरिजन में हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. तो फोर्स मिल गया, एरिया मिल गया, एरिया हमारे पास पहले से ये पिस्टन का, फोर्स अपॉन एरिया कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रेशर मिल जाएगा फ्लूइड के अंदर. ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है. तो if F is the magnitude of this normal force to the piston of area A, then the average pressure is defined as the normal force acting per unit area. तो ये जो आपको वैल्यू मिलेगी, एवरेज प्रेशर की मिलेगी. ठीक है, एवरेज प्रेशर का मतलब है कि लाइक जहां पर भी आप इस डिवाइस को रखोगे नीचे जाके फ्लूइड के अंदर, वहां से आपको एवरेज प्रेशर मिल जाएगा. क्योंकि प्रेशर क्या है आपका, वेरी करता है हाइट के साथ. ऊपर हाइट अगर कम होगी तो प्रेशर कम होगा, लेकिन नीचे हाइट जाने पे प्रेशर ज्यादा होगा. तो एक एवरेज वैल्यू ले लेते हैं बीच में रख के. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, in principle the piston area can be made arbitrarily small, the pressure is defined as a limiting census. मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर एरिया की वैल्यू को बहुत ही ज्यादा छोटा कर देते हैं, ठीक है, तो हमें प्रेशर की वैल्यू ये मिल जाएगी डेल्टा एफ बाई डेल्टा एंड डेल्टा ए टेंड्स टू जीरो. प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी. ये आपको ध्यान रखना है कि प्रेशर जो है वो आपकी कैसी यूनिट होती है, स्केलर. लेकिन फोर्स कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है. तो वी रिमाइंड दैट रीडर it is a component of the force normal to the area under consideration and not the vector force that appears in the numerator. ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान ही रखना है, प्रेशर बेसिकली क्या है कि ये वो वाला कंपोनेंट है फोर्स का जो आपका नॉर्मल टू द एरिया होता है. ठीक है, जिसको आप कंसिडर कर रहे हो, बस ये चीज आपको समझनी है. तो इस डायमेंशन आपको पता ही, निकाल भी सकते हो. फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स के क्या होती है, MLT-2 होती है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसको एरिया से डिवाइड कर दोगे तो इसकी डायमेंशन आपको ml-1 t-2 मिल जाएगी. और ऐसा यूनिट आपको पता ही, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं. ठीक है, ब्लेस पास्कल के ऑनर में रखा गया था. अब यहाँ पर कुछ और भी यूनिट्स हैं, जैसे कि 1 एटीएम. ये आपको याद होनी चाहिए कि एक एटीएम में कितने पास्कल होते हैं. तो 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होते हैं. और अगर आपसे कोई पूछे कि एक बार कितना होता है, तो एक बार होता है 10⁵ पास्कल. ठीक है, एक बार की जो वैल्यू होती है वो इतनी होती है, और एक एटीएम की जो वैल्यू होती है वो इतनी होती है. तो अब मेरे को बताओ कि 1 एटीएम ज्यादा है या 1 बार ज्यादा होता है, बताओ.
1 ATM, 1 ATM। और किसको लगता है ऐसा? अरे बोलो भाई। अब तो ऑप्शन भी दे दिया फिर भी, कि मतलब 1 बार। ठीक है, और 1 बार। अच्छा। और बाकी लोग? ठीक है, बार वाले होते हैं सब यहाँ से बाहर। ठीक है, तो बार वाले सब लोग बाहर हो गए, एटीएम वाले बच गए। अब यहाँ से देख लो कितनी आसान सी चीज आपसे पूछी गई थी। 1 बार होता है 10⁵ पास्कल, और 1 एटीएम जो है वो होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। अब ये 10⁵ पास्कल का मतलब क्या होता है? 1 इंटू 10⁵ नहीं होगा, और ये 1.013 है। तो 1.013 क्या आपको 1 से बड़ा नहीं लगता है? बताओ बार वाले लोग। तो इतनी छोटी सी चीज में आप कंफ्यूज हो जा रहे हो। तो एक एटीएम की वैल्यू एक बार से ज्यादा होती है। एक बार का मतलब है सिर्फ और सिर्फ 10⁵ पास्कल, और एक एटीएम का मतलब होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है एटीएम। एटीएम में क्या होता है? ढेर सारा पैसा होता है, बहुत ज्यादा पैसा होता है। तो मतलब कोई भी चीज ज्यादा है तो आप उसको एटीएम, वो वाली एटीएम मशीन से रिलेट कर लो कि एटीएम के अंदर जो है बहुत ज्यादा पैसा होता है, यानी कि एटीएम की वैल्यू ज्यादा होगी। ऐसे करके इसको याद कर लेना। ठीक है, तो 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है दूसरी जो यहाँ पर क्वांटिटी है वो डेंसिटी है। ठीक है, फ्लूइड्स के बारे में डेंसिटी जो होती है वो मास अपन वॉल्यूम होता है, इसके बारे में आप पहले से जानते हो। ml-3 इसकी क्या है? डायमेंशन है। SI यूनिट kg/m³ है, ये सब चीजें आपको पता है। पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अ लिक्विड इज लार्जली इनकम्प्रेसिबल एंड इट्स डेंसिटी इज देयरफॉर नियरली कांस्टेंट एट ऑल प्रेशर। तो जैसे आपको पता है कि वही यहाँ पर वॉल्यूम चेंज, मतलब ये जो इसका क्या बोलते हैं, लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड का वॉल्यूम तो इतना चेंज होता नहीं है, कुछ इनकम्प्रेसिबल होता है क्योंकि लिक्विड। तो इसकी जो डेंसिटी है वो लगभग लगभग सभी प्रेशर पे कांस्टेंट रहती है। ठीक है, गैसेस ऑन द अदर हैंड एग्जिबिट अ लार्ज वेरिएशन इन डेंसिटी विद प्रेशर। तो गैसेस का तो पता ही है भाई, जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ज्यादा कंप्रेस हो जाएगी, और जितना ज्यादा कंप्रेस होगी उतना ज्यादा उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर डेंसिटी का वेरिएशन बहुत ज्यादा रहता है, प्रेशर अलग अलग प्रेशर पे। जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा डेंसिटी, क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ज्यादा कंप्रेस होगी गैस, उतनी ज्यादा घनी हो जाएगी, यानी कि डेंस हो जाएगी। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये याद कर लेना, वाटर की जो 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी होती है वो 10⁻³ kg/m³ होती है। यानी कि 1000 kg/m³ जो हम बात करते हैं वाटर की डेंसिटी, वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, और ये मैक्सिमम होती है। यानी कि टेम्परेचर को अगर कम करो यहाँ से, या टेम्परेचर को आप बढ़ाओ, तो डेंसिटी यहाँ पे कम होने लग जाती है। ठीक है, मतलब 4 से अगर आप 5 डिग्री सेल्सियस कर रहे हो या 3 डिग्री सेल्सियस कर रहे हो, दोनों ही केसेस में आपको डेंसिटी यहाँ पर कम होती हुई नजर आएगी। तो 10⁻³ यानी कि 1000 kg/m³ जो डेंसिटी है वाटर की, वो 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है। ठीक है, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर आप किसी चीज की रिलेटिव डेंसिटी की बात कर रहे हो, RD, इसको लिख में लेना फॉर्मूला को। अब ये जो चीज मैं लिखवाता हूँ प्लीज इसको लिख लिया करो, कल जैसे मैं आपको बता रहा था केमिस्ट्री में क्वेश्चंस, फिर आप लिखते नहीं और फिर आपको पता नहीं चलता कि भाई ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब ये क्या है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपकी 1000 m³ होती है, सॉरी 1000 kg/m³ होती है। ठीक है, तो ये है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को अगर आप 1000 से डिवाइड कर देते हो तो आपको रिलेटिव डेंसिटी मिल जाती है। मतलब ये है कि जिस सब्सटेंस की आप रिलेटिव डेंसिटी निकालना चाहते हो उसकी डेंसिटी आप ऊपर रखो, नीचे वाटर की डेंसिटी रखो 4 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि 1000। जो भी आंसर आएगा वो आपकी रिलेटिव डेंसिटी होगी। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी से बेसिकली हमें पता ये चलता है कि वाटर की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर उस सब्सटेंस की डेंसिटी कितनी है। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर ये रिलेटिव डेंसिटी निकालता हूं किसकी, मतलब ऐसे हनी की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? हनी की डेंसिटी ऊपर आ जाएगी और नीचे क्या आ जाएगी? वाटर की डेंसिटी।
तो आपको क्या लगता है कि ये जो वैल्यू है ये 1 से बड़ी आएगी या फिर ये 1 से छोटी आएगी? बताओ। रिलेटिव डेंसिटी अगर मैं हनी की निकालता हूँ और हनी की डेंसिटी मैंने ऊपर रखी है और नीचे वाटर की डेंसिटी रखी है और दोनों को डिवाइड करा है, तो आपको क्या लगता है ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी या 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी? बोलो। आवाज आ रही है क्या मेरी? स्नेहा बताओ। 1 से बड़ी होगी। ठीक है। संजना आप क्लास में नहीं आ रहे हो क्या काफी दिन से? संजना आवाज आ रही है? आ रही हूँ, मैंने तो देखा नहीं, मेरे को तो लग नहीं रहा। टेस्ट दिया? अच्छा। अरे भाई इतना क्यों घूम जाते हो यार, ये इतना आसान सा तो है। हनी की डेंसिटी आपको पता नहीं कि भाई वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती है। वाटर से ज्यादा गाढ़ा नहीं होता है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि कोई चीज कितनी गाढ़ी है या कोई चीज कितनी पतली है। ठीक है। तो यहाँ पर हनी की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होगी, यानी कि 1000 से तो वैल्यू ज्यादा ही रहेगी ना हनी की डेंसिटी की। मान लो कि 1500 है, तो 1500 को 1000 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 1.5 नहीं आएगा, यानी कि 1 से ज्यादा आएगा। ठीक है। तो मान लो अगर ये 1.5 आ रहा है तो कहने का मतलब ये है कि वाटर के कंपैरिजन में हनी जो है वो 1.5 गुना ज्यादा गाढ़ा है या डेंस है, इसका मतलब ये होता है। और अगर मान लो 1 से कम वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब है कि वाटर के कंपैरिजन में वो लेस डेंस है। ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब ये है कि 1 से बड़ी वैल्यू अगर होगी तो वो चीज वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा डेंस है, और अगर 1 से छोटी होगी तो इसका मतलब वाटर के कंपैरिजन में वो लेस डेंस है। बस ये मतलब होता है इसका। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि डेंसिटी अपॉन डेंसिटी कर रहे हो तो दोनों की यूनिट कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास कोई भी यूनिट नहीं बचेगी। ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम की डेंसिटी बताई उन्होंने 2.7, तो एल्यूमिनियम की 2.7 है, इसका मतलब क्या है? एल्यूमिनियम की एक्चुअल जो डेंसिटी होगी वो 2700 होगी, 2700 kg/m³। ठीक है। तभी तो यहाँ पर 2.7 आया। 2700 को जब आप 1000 से डिवाइड करोगे तभी तो आपको 2.7 मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी है कि भाई 2.7 इंटू 10⁻³ यानी कि 2700 जो है उसकी एक्चुअल डेंसिटी होती है और रिलेटिव डेंसिटी 2.7 होती है। और ये यहाँ पर देखो इन्होंने दी भी है, ये रिलेटिव ये डेंसिटीज दी है। देखो वाटर की ये है, सी वाटर की है। सी वाटर की देखो थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्यों होती है? क्योंकि इसमें सॉल्ट होता है। फिर मरकरी की 13.6 है, इथाइल अल्कोहल की कम है वाटर से। होल ब्लड, ठीक है, मतलब जो ब्लड है उसकी वाटर से थोड़ी ज्यादा होती है। एयर की भी वाटर से थोड़ी ज्यादा है, सॉरी ज्यादा नहीं है, तो 1.29 है, सिर्फ एयर की तो बहुत कम है। ठीक है। ऑक्सीजन जो है उसकी भी बहुत कम है। ठीक है। हाइड्रोजन है उसकी भी बहुत कम है। और ये इंटरस्टेलर स्पेस है, ये स्पेस की है क्योंकि वहां पर कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो वहां की डेंसिटी बहुत कम है, 10⁻⁻20। ठीक है। तो ये हो गया आपका। और एक चीज यहाँ पर और ध्यान रखना, ये यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है नीचे स्टार करके, एसटीपी मींस स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आपसे कोई पूछता है कि एसटीपी कंडीशन क्या होती है, तो एसटीपी कंडीशन का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और ये जो कंडीशन होती है ये होती है 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। कोई आपसे पूछता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या एसटीपी कंडीशन किसे कहते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब हम कंडीशन लेते हैं कहीं पर भी तो उसे हम एसटीपी कंडीशन कहते हैं। ठीक है। तो चलो अब ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, 8:30 से।